नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ कॉम में। मैं यशस्विनी। और मैं ममता। आज हम मौजूद है एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीतने वाली मंजू बाला स्वामी मैम के साथ। मैम जो है वो हैमर थ्रो की प्लेयर है। इन्होंने एशियन गेम्स 2014 में सिल्वर मेडल जीता था और उसके बाद इन्होंने 2022 में कॉमनवेल्थ गेम भी खेला था। उसके बाद 2023 में नेशनल गेम्स में मैम ने सिल्वर मेडल जीता है और इन्होंने बहुत सारे मेडल जीते हैं नेशनल गेम्स में। तो मैम से आज हम जानेंगे कि जो हैमर थ्रो गेम है इनकी तरफ इनका जो रुझान है वो कैसे हुआ और सारी जो गेम के बारे में चीजें हैं वो। नमस्ते मैम। नमस्कार। यशस्विनी सवाल शुरू कीजिए। मैम, पहले तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपने ये जर्नी कैसे स्टार्ट की, मतलब आपने कैसे इस हैमर थ्रो को ही चुना? मेरा गांव में ज़्यादातर स्पोर्ट्स का माहौल है, बहुत अच्छा। वहाँ वॉलीबॉल का बहुत क्रेज है, तो मुझे भी वॉलीबॉल स्टार्ट ही किया था। मेरे पापा ने बोला था कि वॉलीबॉल खेलने जाओ, लेकिन जो उसके बाद मेरे चाचा यहाँ जयपुर में रहते हैं पुलिस में, उनने बताया कि जो वॉलीबॉल जो गेम है वो एक टीम गेम हो गया। टीम गेम में बहुत सारी पार्शलिटी होती है, ये वो करके, तो उसमें सिलेक्शन और ये सब इंटरनेशनल लेवल तक जाना बहुत मुश्किल है। तो हम एक इंडिविजुअल गेम चूज करेंगे और उसी टारगेट को लेके मैंने खेलना शुरू किया। तो जो स्कूल लेवल पे जो गेम होते थे वो खेलने गए, तो वहाँ देखा मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किसी लड़की को ये हैमर थ्रो करते हुए, तो मुझे ये पसंद आया। मैंने आके अपने पीटीआई को बोला कि आप मुझे ये गेम दे दो, तो मैं तब से मैंने ये स्टार्ट किया। तो इसमें आपने कोई क्लासेस वगैरह ली या कैसे स्कूल के द्वारा आपको सुविधाएं प्राप्त कराई गई? हाँ, यही मान लो कि सुविधाएं तो उस टाइम कुछ नहीं थी जब मैंने गेम स्टार्ट किया था। ज़्यादा मुझे भी नहीं पता था, ना स्कूल के जो हमारे पीटीए थे उनको पता था। गांव में एक कोई टीचर थे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे, उनको थोड़ा बहुत पता था हैमर के बारे में। तो पिताजी ने छानबीन करी कि भी कौन हैमर सिखा सकता है, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट मेरा हैमर थ्रो में था। तो उन्होंने उस टीचर को बुलाया और मुझे कुछ थोड़ी बहुत टेक्निक मुझे बताने के लिए कहा, और क्या क्या उसमें इक्विपमेंट चाहिए, क्या उसमें प्रैक्टिस होगी, तो उनने मुझे ये सब गाइड किया। तो इसमें आपको पारिवारिक तौर से क्या मतलब दिक्कतें आई? जैसे आपके परिवार ने आपको पूरा सपोर्ट किया या किसी ने नहीं किया, वो चीज़ें क्या स्ट्रगल रहा आपका उसमें? नहीं, फैमिली मेरी हमेशा मेरी सपोर्ट में रही है। मेरी जॉइंट फैमिली है, जिसमें से छोटे भाई बहन हैं, हम लोग 10 हैं। 3 मेरे पापा और 2 मेरे चाचा हैं, मतलब मेरे पापा और 3 भाई हैं। तो ये तीनों का ये जॉइंट फैमिली है, तो हमें कोई इतनी दिक्कत नहीं है और उनने हमेशा सपोर्ट किया है। हाँ, दिक्कत हुई मुझे शादी के बाद, दिक्कत हुई, जो जितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी वो तब फेस करनी पड़ी। तो आपकी शादी के बाद मतलब कैसी दिक्कतें रहीं कि ससुराल वालों ने आपको सपोर्ट किया, नहीं किया, या उनका सपोर्ट था लेकिन सामाजिक तौर पे उन पे कोई दबाव था? नहीं, सामाजिक तौर पे कौन किसी पे दबाव डाल सकता है, उनका खुद की मेंटेलिटी सही नहीं थी। वो नहीं चाहते थे कि भी भाई हमारा लड़का ना आगे जाके, हमारी बहू अगर आगे जाती है तो उनको ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी, या फिर ये यूं कह लो कि उन पे एक मेंटलिटी उनकी ऐसी बनी हुई थी कि भी ये पुरुष प्रधान देश है। तो मुझे बार बार यही बात मुझे सुनाते थे। मेरे एशियन गेम में मेडल आने के बाद भी, एशियन गेम में मेडल आ गया, उसके बाद मैं इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर हूँ, फिर भी मुझे ये सब चीज़ें सुनने सुनने को मिलती थी मेरे ससुराल वालों की तरफ से, मेरे ससुर की तरफ से, कि ये पुरुष प्रधान देश है। तो आप ये सोचते हो कि भी अब आप मेडल ले लिया, आप एक इंटरनेशनल हो गए, तो अब आप कुछ और बन गए, यहाँ आप हमारे वही पैर की जुत्ती बन के रहोगे, वही होगा। तो ये सब मेंटेलिटी और ये सब माइंड पे बहुत ज़्यादा हावी होती है, तो बंदा स्ट्रेस तो लेता ही है। तो उस टाइम में आपने देखा भी होगा कि मेरा करियर, बीच का करियर जो है बहुत ख़राब हो गया था, वो मेंटली डिस्टर्ब की वजह से। तो जैसा आपके घर में पुरुष प्रधान जो सिस्टम था, उसमें आपने स्टार्टिंग में, हम सब कोशिश करते हैं कि हम आवाज उठाएं, क्या पता हमारे बात करने से चीजें सुलझ जाएं, क्या ऐसा हुआ था? बात तो हम कहाँ मानने वाले, हम भी यही तो कहते हैं कि भी जब पुरुष प्रधान देश है, आप कहते हो कि आज भी ये पुरुष प्रधान देश ही चल रहा है, तो मैं मेडल लेके आ रही हूँ, मैं खुद मेहनत करके मैं इस मुकाम पे हूँ, तो आप मतलब आप अपने लड़के को क्यों नहीं करवाया, आपका लड़का क्यों नहीं आया आगे? अगर पुरुष प्रधान देश है, आप उसको तो कोई अड़चन ही नहीं है, ना किसी फैमिली की कोई भाई कोई उसको डिमोटिवेट कर रहा है, ना कोई समाज वाला कर रहा है। हमें तो हर जगह बातें सुनने को मिलती है, तो लड़कों को तो कहीं नहीं मिल रही, उनको तो आज़ादी है, वो क्यों नहीं मेहनत कर रही है, उसने क्यों नहीं किया? अगर मैं मेडल लेके आ रही हूँ, तो पुरुष प्रधान कहाँ है?
पुरुष प्रधान तो तब होता है ना जब आपका लड़का मेडल लेके आता, वो मेरे से लेवल में ऊपर होता, या कुछ भी है, वो मुझे खिला रहा होता, मैं घर पे बैठी हूँ, तो मैं मानती कि भी हाँ, हो सकता है कि भी पुरुष प्रधान देश है, और उनकी बातें मानने को भी थी। लेकिन मैंने तो ये बात मैंने एग्री नहीं करी कि ये पुरुष प्रधान देश है। मैं तो कहती हूँ कि आज के दिन भारत की जो महिलाएं हैं वो आगे हैं। तो इसमें जैसे आपके इन लॉज ने आपकी सपोर्ट नहीं किया, लेकिन आपके हस्बैंड ने भी आपको सपोर्ट नहीं किया। वो फिर अपनी फैमिली की तरफ ज़्यादा रुझान था कि वो कहते थे कि मैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकता। कुछ चीज़ों में था कि भी हाँ, हो जाता कि भी चलो मैं तुम्हें सपोर्ट कर देता हूँ, लेकिन वही बात है कि जब माँ बाप की बात आती तो वो मुकर जाते हैं कि भी मैं अपने माँ बाप की बात नहीं टाल सकता। वो उनको जो हिसाब चाहिए वो हिसाब दो, तुम जहाँ जाती हो वहाँ का बताओ, तुम क्या सैलरी लेती हो वो सैलरी बताओ, तुम किस फील्ड में हो, कहाँ ट्रेनिंग कर रही हो, क्यों कर रही हो, तुम यहाँ आके क्यों नहीं कर रही, मम्मी की सेवा कर, वहाँ रह के तू ट्रेनिंग कर, ये सब चीज़ें अब वहाँ गांव में कहाँ कुछ है। इस लेवल पे जाने के बाद गांव में कहाँ सुविधाएं हैं। तो जैसे आपको ये समस्याएं आप बता रहे हैं कि आपको घर परिवार में, लेकिन आपको ट्रेनिंग सेंटर्स और जब आपने बाहर अपनी फील्ड में काम किया, आपको वहाँ भी ये समस्याएं आई, जैसे कंपटीशन में और भी लोग होते हैं तो उनके द्वारा आपको कोई नीचे करा किया हो, डिमोटिवेट किया गया हो? नहीं, हमारे देखो मेरा टचवुड की हमारी जो एथलेटिक्स की जो फेडरेशन है उनके जितने भी मेंबर हैं, हमें इस चीज़ में कभी नहीं लगा कि हमें कोई डिमोटिवेट कर रहा है या हमें हमें पीछे खींचने की कोशिश कर रहा। उन्हें हमेशा मोटिवेट किया है, उनकी वजह से हम इतने लेवल पे आए भी हैं। एक सेंटर है हमारा पटियाला में जो बहुत अच्छा है, जो हम लोगों को सपोर्ट करते हैं वो लोग ट्रेनिंग के लिए, और उन हर तरीके से भी साइकोलॉजी हो गया, हमारी डाइट वाइट सब कुछ मैनेज करते हैं। तो ये हमारे उस फील्ड में और उसमें आपके करियर में आपने जितनी चैंपियनशिप खेली है उनके बारे में मैं बात करना चाहूंगी। तो आप एक बार बताइए कि आपने कौन कौन से गेम खेले हैं, किसमें मेडल जीता है? मैंने 2005 में स्टार्ट किया था हैमर थ्रो। स्टार्टिंग के टाइम से ही मैंने नेशनल में मेडल स्टार्ट किए थे, ब्रॉन्ज मेडल से। उसके बाद 2006 में मेरा गोल्ड थे अंडर 18 में, जब मैं यूथ थी उसमें मेरे रिकॉर्ड थे नेशनल के। 20 में भी सारे मैंने रिकॉर्ड किए थे। फिर मैंने यूनिवर्सिटी खेला, यूनिवर्सिटी में भी रिकॉर्ड किया, यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड। फिर मैंने 2010 कॉमनवेल्थ खेला, तब मैं बहुत जूनियर थी। फिर 2011 हमारा नेशनल गेम थे रांची में, तो वहाँ गोल्ड था। फिर 2014 में जो ट्रायल था हमारा कॉमनवेल्थ और एशियन गेम का, उसमें मैंने क्वालिफाई भी किया और गोल्ड भी किया और नेशनल रिकॉर्ड भी किया। फिर एशियन गेम खेला 2014 में, उसमें मेरा सिल्वर मेडल था। फिर मैंने कुछ फैमिली प्रॉब्लम या कुछ कह लो कि उसकी वजह से मुझे पीछे हटना पड़ा, हाँ ब्रेक लेना पड़ा। उसमें मुझे काफ़ी टाइम चला गया। फिर वो स्ट्रेस की वजह से बढ़ते बढ़ते वो पूरी बॉडी पे आने लगी, वो स्ट्रेस जो है वो। फिर मुझे इंजरी हो गई, तो मुझे स्पाइनल कॉर्ड में फ्रैक्चर हो गया था। फिर उसको रिहैब करते करते बहुत टाइम लग गया। मुझे 2019 में मुझे ये था कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है पटियाला में, मैं वहाँ जाना चाहती थी। तो वहाँ मैंने बात करी तो उन्होंने ये कहा कि आप पहले परफॉर्म करके आओ, उसके बाद आप पढ़ना। इस चीज़ में मुझे मदद मिली। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ उस टाइम हमारे खेल मंत्री थे सेंटर में, तो उनकी हेल्प से मुझे वो सेंटर मिला और फिर मैंने कंटिन्यू कम बैक किया और बहुत अच्छा कम बैक किया। 2019 में मैंने गोल्ड ले लिया था नेशनल में। 2020 में मैंने बहुत सारे रिकॉर्ड और मेडल लिए। 21 में भी बहुत सारे मेडल लिए, रिकॉर्ड भी किए। 2022 में फिर कॉमनवेल्थ खेला, उस टाइम भी मैं रिकॉर्ड करके गई थी नेशनल के। तो अभी 2023 में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। लास्ट में 2023 का जो नेशनल गेम था उसमें मेरा सिल्वर मेडल था। तो मैम, जैसे कि आपने अपने फैमिली के बारे में बताया कि आपके पापा को स्पोर्ट्स बहुत पसंद था, तो एक बार आपके बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहोगे? जो आपके भाई बहन है, क्या वो भी इसी फील्ड से ही हैं सारे? हाँ, मैंने अभी बताया कि मेरे जॉइंट फैमिली है। जॉइंट फैमिली में 10 भाई बहन हैं और 2 मेरे चाचा, मेरी मौसी, मेरे मम्मी पापा, 16 मेंबर हैं। तो 16 मेंबरों में से कि 10 भाई बहनों में 10 के 10 स्पोर्ट्स पर्सन हैं। मेरे जो रियल भाई बहन हैं वो हम लोग 5 हैं, 3 बहनें 2 भाई। तो हम लोग पाँचों के पाँचों स्पोर्ट्स पर्सन हैं। तीनों बहनें हम स्पोर्ट्स में हैं, तीनों की जॉब लगी है। एक पटवारी है और दूसरी राजस्थान पुलिस में है। भाई मेरा ओलंपियन है डी फॉर डम में। छोटा है, वो शूटिंग करता है, अभी
हाँ, तो वो भी नेशनल में अभी खेला है और नेशनल में उसने क्वालिफाई किया है। छोटा उससे छोटे जो चाचा के बच्चे हैं वो भी अभी राजेश है, उसकी शूटिंग एकेडमी भी है और वो नेशनल अभी खेला है शूटिंग में। उसे दूसरे चाचा का लड़का है राकेश, वो भी अभी शूटिंग में ही है, वो भी अभी नेशनल खेल के आए हैं। तो सारे ऑलमोस्ट हमारे स्पोर्ट्स पर्सन ही हैं, क्योंकि वही मैंने बताया था कि मेरे पिताजी और मेरे चाचाओं को स्पोर्ट्स बहुत पसंद है और उसी फील्ड को हमने आगे बढ़ाया है। बिल्कुल, ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है कि आपकी फैमिली में आप सारे जो ब्रदर सिस्टर है स्पोर्ट्स फील्ड ही है सबकी, और उनको इतना मौका मिला है। तो एक सवाल ये रहता है कि कई बार पेरेंट्स जो है वो लड़कियों को अलाउ नहीं करते हैं गेम्स में, बहुत कम। तो पेरेंट्स के लिए आप कुछ कहना चाहो कि भाई लड़कियों को अगर इंटरेस्ट है तो उस फील्ड में भी जाने दो? हाँ, डर किस बात का है? आपके अगर आप उनको मौका नहीं दोगे तो कैसे पता चलेगा कि आपका बच्चा क्या बन सकता है? अगर आप उनको अगर उनको इंटरेस्ट है तो उनको मौका दो, उनको फील्ड दो, उसको ग्राउंड दो। आपको डर है तो आप उनके साथ जाओ उनकी सेफ्टी के लिए, क्योंकि जब तक वो अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकते तब तक उनकी सेफ्टी में जाओ। जब वो एक मेच्योर हो जाते हैं तो उनको छोड़ो फ्री, किस लिए बांध के रखे हो? कौन सी ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़ी है किसी की, है ना? बच्चे ही तो हैं, ये तो है नहीं कि आपने पैदा कर दिया तो अब ये आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी ने लेके उनको एक एज ए इंसान लेके उनको फील्ड दो, अगर वो करना चाहते हैं तो क्यों नहीं। और हर कंट्री में देखा है कि मैं जो हम लोग बाहर जाते हैं तो हर को फ्रीडम है, आप उनको फ्रीडम दो, उनको खिलाओ, उनको क्या पता आने वाले टाइम में कितने मेडल आए हमारे। जैसा मैम मैं आपने अभी इंटरव्यू में बताया कि आप एक टाइम पे मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ से काफ़ी गुजरे हैं, और आज के टाइम में मेंटल हेल्थ से बच्चे, आपने तो कम बैक किया पर काफ़ी बच्चे कम बैक नहीं कर पाते अपने करियर में, मतलब जैसे सुसाइड जैसी घटनाएं, ये सब मेंटल हेल्थ की वजह से आती हैं। तो अब उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो लोग अपने आप को इस कंडीशन में संभाल सकें? यह नहीं, ये संभालने वाली बात तो है ही कि जब हम डिप्रेशन में जा रहे होते हैं तो हमें कुछ दिखता नहीं है, हम लोग कुछ नहीं, हम सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोचने लग जाते हैं कि भी हम तो ख़त्म हो गए, उस टाइम में हम ये थे, आज का टाइम क्या आ गया, और जो हमारे साथ वाले थे वो कहाँ पहुँच गए हैं, वो तो बहुत लेवल में ऊपर चले गए हैं, हम उनको पकड़ पाएंगे। तो ये चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं। लेकिन उन चीज़ों के का भी एक सॉल्यूशन है कि आप क्लास कीजिए किसी के साथ जहां आपको अच्छा लगता है, जो साइकोलॉजी के जो भी टीचर हैं जो है उनसे क्लास कीजिए। फिर आप अलग अलग जगह जाइए, आप उनसे मिलिए, लोगों से मिलिए, अपने सीनियरों से मिलिए, उनसे बातें कीजिए, अपने बारे में बताइए। सबसे बड़ी बात है कि एक तो हम शेयर नहीं करते, हम ये सोचते हैं कि जो हमारी जो प्रॉब्लम है सिर्फ वो हमारी है और वो ऐसी प्रॉब्लम से कोई नहीं गुजरा है, तो उसको हम ये मान लेते कि भाई मैं ही हूँ उस स्ट्रेस में और तो सब खुश है। ऐसा कुछ नहीं है, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम आती है, कोई भी हो, चाहे कितना ही बड़ा स्टार हो गया हो, किसी भी फील्ड में हो। लेकिन अब मैं कम बैक के लिए हमें अपने आप को मजबूत भी करना है। उस चीज़ के लिए अगर हमने सोच ही रखा कि हमें कम बैक करना है, हमें आगे अच्छा जीना है, अच्छी लाइफ हमें किसी के साथ स्पेंड करनी है, तो हमें जैसे फाइट कि तो मैम करनी है। आपने बताया कि आपने जब एशियन गेम्स में मेडल जीता, फिर उसके बाद आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर भी हो, और उसके बाद तमाम जो प्रॉब्लम्स आई फेस करके आप आगे बढ़ती गई। तो मैं जो लड़कियां स्पोर्ट्स में हैं आज के टाइम में जो है और आगे जाना चाहती है, जैसे कि आप भी गांव से हो, तो गांव से बहुत सारी गर्ल्स है जो स्पोर्ट्स की तैयारी कर रही है, तो उन्हें या तो प्लेटफॉर्म मिल नहीं पाता है, और मिल पाता है तो जैसे कि आपने फेस करा सिचुएशन उनके साथ भी आई है। तो एक मैसेज उनको क्या देना चाहोगे जो अभी उस दौर में है कि तैयारी चल रही है उनकी, आगे बढ़ना चाहती है बट ये सारी प्रॉब्लम आ रही है? तो एक मैसेज गर्ल्स के लिए कि भाई किस तरह से आप अपनी जो तैयारी है चीजों को बरकरार रखें। अपने देश में लड़कियों को वैसे तो आगे नहीं आने देते ज्यादातर, भाई वो चाहते हैं कि हमारी नजरों के सामने लड़की रहे, यहीं रह के 1-2 साल में ही ये सक्सेस हो जाए, ये हमारे लोगों की मेंटेलिटी है। ये ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको बाहर निकलने देंगे, वो बाहर आएंगी, वो देखेंगी, तभी तो वो सीखेंगी। आप अगर फील्ड में उसको ग्राउंड में भेजेंगे ही नहीं तो वो कैसे अपने आप को निखारेगी। तो लड़कियों से मैं कहना चाहूंगी कि आप लोग निडर होके और कदम उठाइए। उसके बाद जब आपको, अगर आप अपने आप को पहले साबित कीजिए कि हम में टैलेंट है, हम ये करना चाहते हैं और हम कर सकते हैं,
पहले तो उनको अपने घर वालों को विश्वास दिलाएं, उसके बाद जो जब विश्वास हो जाए तो उस विश्वास का फायदा ना उठाएं। कई बार होता है कि भी देखो हर लड़कियों की नहीं कहती कि भी बाहर आके वो भटक जाती है, लेकिन कुछ लड़कियों की वजह से और लड़कियों पे भी दबाव पड़ता है। तो वो चीज का ध्यान रखिए कि भी जब हमें आजादी मिल गई तो हम उसका नाजायज फायदा न उठा के हम अपने आप को ही आगे बढ़ाएं, क्योंकि आने वाले टाइम में या कहीं आप जैसे जैसे आगे जाओगे आपको हर जगह पे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको काटने की कोशिश करेंगे। कोई यहाँ पे अपने देश में ऐसा तो कोई है ही नहीं कि किसी की खुशी में खुश है या किसी के सक्सेस में खुश है। सब लोग ये सोचते हैं कि जो दुखी है, जो परेशान है, बस वो उसी से खुश है, उसी की तरफ है। जो सक्सेस है, जो खुश है, उसकी तरफ कोई नहीं है। तो आपका जो ये पूरा सफर रहा गेम का, तो इसमें हर किसी की अपनी कहानी में एक मार्गदर्शक होता है, चाहे फिर वो फैमिली में से हो या फ्रेंड में से हो या अपने स्पोर्ट्स में किसी के कोच होते हैं। तो आपका ऐसा कोई मार्गदर्शक रहा हो जिनके बारे में आप बताना चाहोगे कि इस पूरे सफर में जिन्होंने आपको मोटिवेट करा हो, कि मार्गदर्शक के रूप में आप उन्हें मानती हो? मेरे पिताजी। आपके पिताजी? क्योंकि शुरुआत से ही मेरे पिताजी को स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा पसंद है। उनने कभी मुझे ये नहीं कहा कि भी हमारा मेडल नहीं आएगा। वो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि कोई नहीं, इस बार जाएगी तो इस बार तेरा गोल्ड है। तो वो जो उनका जो विश्वास है, वो विश्वास हमेशा मेरे अंदर भी बना रहा कि भी जब मेरे पिताजी कह रहे हैं कि भी अपना मेडल आएगा तो क्यों नहीं आएगा, तो मैं उसी चीज को हमेशा बरकरार रखा है और मुझे वही मोटिवेट करते हैं हमेशा ही। टेक्नोलॉजी जैसे जिस हिसाब से आज आगे है, हमारे टाइम में नहीं थी, आपके टाइम में भी मेक श्योर नहीं थी, तो ये किस तरह इम्पैक्ट कर रही है आजकल के बच्चों को? मुझे नहीं लगता कि जब हमारे टाइम में इतना टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतना सोशल मीडिया नहीं था, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा टाइम बेस्ट था। क्योंकि हम लोग जो भी प्रॉब्लम थी हम अपने सीनियर से बात करते थे, वो अपना एक्सपीरियंस हमें बताते थे, तो हम उस एक्सपीरियंस पे चलते थे। और आज का टाइम है कि भी हम किसी से बातें शेयर नहीं करते, हम 24 घंटे उस फोन में लग जाते हैं और उसी फोन में ही देखते हैं। तो यूट्यूब क्या देखता है, यूट्यूब और गूगल क्या देखता है। आप अगर उसी चीज को हाँ के तौर पे देखोगे तो वो हाँ बताएगा, उसी चीज को आप ना के तौर पे दोगे तो उसको वो ना बताएगा। तो वो चीजें मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा सही है। सही चीजों को अगर आप देखो तो ही सही है, और हर जगह पे उसको घुसाना ठीक नहीं है। आप स्पोर्ट्स को लेके मैं अगर देखकर सोचूं कि भी मैं एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर को देखूं तो वो मेरे लिए सही नहीं है। मुझे ये लगता है कि मुझे सिर्फ उसको देखना चाहिए जो मेरे से थोड़ा लेवल में ऊपर है। ये नहीं कि बहुत ज्यादा ऊपर है, मैं उसको देख के मैं अब अपने आप को स्ट्रेस ले लूं, अपने आप को स्ट्रेस देना चालू कर दूं, मैं ये सोचना शुरू कर दूं कि वो तो बहुत बहुत ज्यादा आगे है, मैं वहां तक नहीं जा सकती, तो मैं यहीं डिमोटिवेट हो जाती हूँ। तो ये चीजें बहुत ज्यादा भी अच्छी नहीं है। तो अभी आप 2023 के बाद अब ये 2024 है, इसमें आप आगे क्या किस मतलब लेवल पे अब तैयारी कर रहे हैं कि किस मेडल के लिए अब आप आगे कोशिश ये है कि अभी जो कंपटीशन आने वाला है हमारा, ओलंपिक है, पेरिस ओलंपिक, तो हर किसी स्पोर्ट्स पर्सन का सपना रहता है कि वो उस लेवल तक जाए। वही मेरा सपना है कि भी मैं कोशिश करूंगी कि इस बार मैं क्वालिफाई करूं और मैं ओलंपिक। मैं आपसे एक चीज और जानना चाहती हूँ, ये जो अब बच्चे स्पोर्ट्स में तैयारियां कर रहे हैं, जो शुरू कर रहे हैं अभी और करना चाहते हैं, जो उनका इंटरेस्ट तो है पर उन्हें ये नहीं पता है कि डाइट वगैरह इसमें क्या फॉलो करनी चाहिए, तो आप थोड़ा सा बच्चों को डाइट के हिसाब से बताएंगे? जो बच्चे शुरू करना चाहते हैं कैसा डाइट प्लान वगैरह रखें एज एन स्पोर्ट्स पर्सन? मैं तो जो स्टार्ट कर रहे हैं उनको खुद को तो क्या पता है कि भी उनको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या कैसे डाइट प्लान करना चाहिए। मैं उनके माँ बाप से कहना चाहूंगी कि उनके अच्छी डाइट रखें, डेयरी वाली चीजें ज्यादा ना यूज करें, अपने जो घर की चीजें हैं वो ज्यादा यूज करें। जो भी चने हैं, मूंग है, दालें हैं, दूध है, घी है, फ्रूट्स हैं, इन चीजों से वो कंटिन्यू रखें। सुबह से लेकर शाम तक उनका एक प्लान बनाएं और उसके हिसाब से चले। तो वो उनके माँ बाप के लिए है, उनके बच्चों के लिए नहीं है। क्योंकि बच्चे जब खुद मेच्योर हो जाते हैं तो वो खुद समझ जाते हैं, वो देख भी लेते हैं, डाइट प्लान बनवा भी लेते हैं। लेकिन वो पेरेंट्स के लिए है कि उनके लिए ये चीजें ज्यादा रखें। क्योंकि जब अभी आज भी मैंने देखा एक दुकान पे एक छोटा बच्चा था, उसके लिए ना उसकी मम्मी ने इतने सारे चिप्स के पैकेट ले रखे थे। मैंने कहा ये इसका क्या करोगे? कहते ये खाना नहीं खाता। मैं कहा खाने नहीं खाएगा तो नहीं मरेगा, लेकिन ये खा लेगा तो जरूर मरेगा। तो इन चीजों को अवॉइड करें। और ये अभी अगर आप देखें तो बाहर एक मुद्दा चल रहा है फेडरेशन का, इसमें
मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप रेसलिंग फेडरेशन का। रेसलिंग फेडरेशन का जो ये मुद्दा चल रहा है, इसमें ये लोग महिला की मांग कर रहे हैं हेड में, तो आपका क्या कहना है इसमें? महिला और पुरुष का कोई इम्पैक्ट पड़ता है आपके गेम्स में? जैसे अगर महिला कोई हेड है या फिर पुरुष कोई हेड है, तो इसमें आपके इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ का? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि हमारे फेडरेशन में तो सारे जेंट्स ही हैं, और हमें कभी ऐसा कभी फील नहीं हुआ, कभी ऐसा भेदभाव नहीं हुआ, कभी किसी ना ही हमने कभी प्रैक्टिस में ऐसा फील किया, ना ही हमने गेम्स के लिए उनमें फील किया। जूनियर से लेके यूथ से लेके सीनियर हो गए, सीनियर से भी सीनियर हो गए, हमें कभी नहीं ये सब फील हुआ। कहीं कहीं किसी को फेस करना पड़ रहा है तो वो ये है कि आप ना उसी टाइम आवाज़ उठानी चाहिए। ये सब बातें जब बिगड़ जाते हैं, उसके बाद जब आपको लगता है कि हम पावर में है, हमारे साथ कोई पावर वाला बंदा है, उस टाइम नहीं, उसी टाइम उठानी चाहिए। उनके माँ बाप को भी उठानी चाहिए, क्योंकि उनको शेयर करनी चाहिए अपने माँ बाप से कि भी ये चीज़ें गलत हो रही हैं, तो वो बात उसी टाइम उठानी चाहिए। जब बातें बिगड़ जाती हैं या फिर हमारे पास ऐसा हो जाता है कि हमारे पास कोई पावर है, आज हम बोल सकते हैं, आज हम बोलेंगे तो हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, तो वो चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो स्पोर्ट्स में आप क्या मानते हैं, जेंडर इनइक्वलिटी है कि नहीं है? हाँ हाँ, स्पोर्ट्स में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, मैंने तो नहीं देखा। स्पोर्ट्स का नाम ही डिसिप्लिन है, तो वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ सब एक जैसा, हम साउथ के लोग भी थे, नॉर्थ के भी थे, ईस्ट के भी थे, वेस्ट के भी थे, हमें ऐसा ही नहीं पता चलता था कि हम लोग अलग अलग हैं। हमें आज तक नहीं पता चला, हमें लगता था कि हम एक फैमिली हैं, क्योंकि हमारे जो एथलेटिक्स की जो भी टीम थी, हमारे कोचेस थे, न्यूट्रिशियन थे, हमारे यहाँ तक कि जो हमारे मैथ्स वाले बंदे थे, हमें तो सारा ऐसा लगता था कि हमारी एक फैमिली है और हमें एक फैमिली के हिसाब से चल रहे हैं, और कौन कहाँ से आगे निकल जाएगा, कोई कहीं से आगे निकल जाएगा, तो वो चीज़ें नहीं है। स्पोर्ट्स में बहुत प्रेम है, प्रेम भाव है। हमारे साथ मंजू बाला मैम जो कि हैमर थ्रो की प्लेयर है, मैंने इंट्रो में बताया ही है। तो मैम आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, और आपसे हमने इतने सवाल जवाब, हमारे बीच में जो बातें हुई है, मुझे ऐसे लगता है कि ये इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया। और थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करके बताया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।